Hello friends, uh, good evening. Welcome to my YouTube channel Cam Explorer by Preeti Sharma. प्रीति मैं आज BSc थर्ड ईयर के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, वीडियो डालना शुरू कर रही थी मैं। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग BSc थर्ड ईयर पेपर सेकंड, है ना। पेपर सेकंड है हमारी, बुक सेकंड, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें यूनिट फर्स्ट का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। क्योंकि 11th और 12th में तो हमारे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बट बीएससी में आने के बाद में तो बीएससी सेकेंड ईयर में आप इसे पढ़ते हैं। लाइक हमने सेकेंड ईयर में यूवी पढ़ा था और आईआर पढ़ा था। उसके बाद में बहुत सारे ब्रांचेस होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, बिल्कुल ही, है ना। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं आपको बता देती हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आप एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में या CSIR नेट और गेट फाइट करते हैं तो वहाँ पर भी एनएमआर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स यहाँ पर एनएमआर के पता होंगे तो डेफिनेटली से आप ना आगे एनएमआर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी, होपफुली आपको समझ में आए कि हम कैसे एनालाइज करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम देखो बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी अननोन लेबोरेटरी में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, मान लीजिए मैंने एक न्यू मॉलिक्यूल जनरेट किया या सिंथेसाइज किया, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल जब मैंने नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स लेके मैंने ना एक नया मॉलिक्यूल बना तो लिया, पर जो मॉलिक्यूल बना उसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता है। फाइन, आप मतलब आपने नया मॉलिक्यूल बना तो लिया, पर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो न्यू मॉलिक्यूल है या बिल्कुल ही अनकॉमन मॉलिक्यूल है ना। तो अनकॉमन मॉलिक्यूल को, या मैं ऐसे कह दूं कि जो अननोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सभी को जानने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनालिसिस, ओके। तो एनालिसिस होता है, एनालिसिस को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, उसी का पार्ट है जनरली। तो हम लोग बात करते हैं तो एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। मतलब हम लोग कंपाउंड, जो भी अननोन सैंपल हमें दिया जाता है, उस सैंपल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन सब को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में दो अलग अलग मेथड्स होते हैं ना। हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, है ना, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस से, ओके। देखो व्हाट इज एनालिसिस, देखो एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं ना, एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस, देखो एनालिसिस क्या है यहाँ पर, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस और फिनोमिना, है ना, इट इज़ अ प्रोसेस और फिनोमिना, है ना, by which we can identify the unknown sample, ओके। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमेना होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में ये जो एनालिसिस होता है ना, कंप्लीट एनालिसिस भी बोल सकते हैं हम, है ना। ये जो एनालिसिस होता है इट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, है ना। यहाँ कहती हूँ कि वाइडली क्लासिफाइड, है ना, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू कैटेगरी लिख देते हैं ना, कैटेगरी, इसे टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जो एनालिसिस होता है उसे, किसी भी कंपाउंड या अननोन सैंपल का जो एनालिसिस होता है उसे हमने टू कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी होती है फिजिकल एनालिसिस, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, फिजिकल एनालिसिस, ओके। और जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो हमारी होती है केमिकल एनालिसिस, केमिकल
एनालिसिस। ओके, आपको समझ में आता होगा शायद, हम जो पढ़ रहे हैं जो वर्ड्स होते हैं उनसे ही हमें आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ फिजिकल एनालिसिस। देखो फिजिकल एनालिसिस यहाँ पर क्या है कि इट्स अ डायरेक्ट एनालिसिस, है ना। ये क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली आइडेंटिफाई, ठीक है। इट इज़ अ बाय दिस एनालिसिस, बाय दिस एनालिसिस we directly identified the elements or groups present in the sample by इंस्ट्रूमेंट्स किन्हीं भी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल होता है, गिवन सैंपल होता है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पे मेथड्स भी यूज़ करते हैं ना, बाय इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स, किसी भी अदर मेथड्स के थ्रू भी हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल अगर मैं फिजिकल मेथड की बात करूँ तो उसमें मैं बात करूँगी, देखो एक तो क्रोमेटोग्राफी की, क्रोमेटोग्राफी ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है क्रोमेटोग्राफी, और एक हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके ओके, तो यहाँ पर हम दो मेथड्स की बात करेंगे। फिजिकल एनालिसिस में हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ डायरेक्ट मेथड, है ना, बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड एलिमेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन द सैंपल। जो भी आपको अननोन सैंपल गिवन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग टू मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच इज आर ना इंटरेस्टेड टॉपिक, लाइक द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आर टॉपिक, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एनालिसिस की। केमिकल एनालिसिस क्या होता है, लाइक, है ना, बाय दिस मेथड we can identify the sample by chemical test, by many केमिकल टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर केमिकल टेस्ट क्या होता है कि ये वो मेथड है, इट्स अ इनडायरेक्ट मेथड, है ना, बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई सैम्पल्स बाय मैनी केमिकल टेस्ट। हमें यहाँ पर बहुत सारे केमिकल टेस्ट लगाने होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो अननोन सैम्पल गिवन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाएँ, उसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको डिफाइन कर पाएँ। ओके, ये जो केमिकल एनालिसिस है, दिस केमिकल एनालिसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, है ना, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया हुआ है, मतलब केमिकल एनालिसिस। ये जो केमिकल एनालिसिस है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ठीक है। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके, एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारे पास में एनालिसिस है, केमिकल एनालिसिस है, उसको फर्दर दो क्लास में डिफाइन कर दिया गया या डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो पहली कौन सी थी, क्लासिकल, पहला तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना, क्या डिफरेंस होता है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे जो भी सैंपल दिया है, अननोन सैंपल हमारे को मिला है, ठीक है, उस अननोन सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ना, जैसे मान लीजिए कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलता है कि क्या क्वालिटी में प्रेजेंट है, मतलब क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट गिव्स, देखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the presence
and presence and absence of, ये मत तो सिर्फ प्रेजेंस ही लिख लीजिए, बेटर ऑप्शन होगा, द प्रेजेंस ऑफ different chemical components in a given unknown sample, ठीक है, such as कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, हेलोजन, व्हाटएवर, है ना, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है सिर्फ हमें उसके बारे में पता चलेगा, हाइड्रोजन, है ना, एक्सेट्रा, सिर्फ इनके बारे में पता चलेगा कि कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है कि क्या केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, जो भी हमारे पास में अननोन गिवन सैंपल है उसमें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से समझ में आता है, क्या पता चलेगा, अमाउंट पता चलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट कैसे पता चलेगा, कि हमें पता चलेगा कि अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 5, 6, 7, है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हमें अमाउंट पता चलेगा, ठीक है। By this we can identify the amount of chemical components present in a given सैंपल। ओके, तो क्वांटिटेटिव से मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब हाउ मेनी कार्बन नंबर एटम कार्बन प्रेजेंट, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, ये हमें पता चलेगा किससे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर, है ना, आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें क्या क्या पता चलता है, तो ये मैम अगर दोनों ही मेथड्स हमें पढ़ने हैं तो सबसे क्वेश्चन अराइजेस कि भाई कौन सा बेस्ट मेथड है, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड, है ना, कौन से मेथड को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मेथड्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस में देखो हम बात करेंगे कि जो केमिकल एनालिसिस होता है और जो फिजिकल एनालिसिस होता है, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हम समझ पाएंगे कि विच वन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, लाइक सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एनालिसिस। तो देखो फिजिकल एनालिसिस एक तरफ लिखते हैं, फिजिकल एनालिसिस, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग केमिकल एनालिसिस, ठीक है। ये देखो शॉर्टकट लिख दिया मैंने, ऊपर पेन लगा, ठीक है। तो देखो फिजिकल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस में डिफरेंसेस क्या है, तो देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है ना, लेस अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। सबसे अच्छा ये है जो डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो क्या होता है, जो फिजिकल एनालिसिस होता है उसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड या जो भी सैंपल होता है वो भी चलेगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, है ना,
वो भी हमारे लिए काम कर जाता है, ठीक है। जबकि केमिकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होगा। केमिकल एनालिसिस में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा अमाउंट में पहले हमें कंपाउंड फॉर्मेशन करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, केमिकल टेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है, आपने लेबोरेटरी में सबने टेस्ट किए हुए हैं कि जब भी हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो जो भी कंपाउंड हमें दिया जाता है या जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट के बाद में वो कंपाउंड खराब हो जाता है और उसे हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। फिर अगर हमें दोबारा से अगर कोई सेकेंड टेस्ट लगाना होता है तो हमें जो कंपाउंड दिया जाता है उसमें से फिर हम थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल एनालिसिस है उसमें हर टेस्ट के बाद में हमें कंपाउंड को डिस्पोज ऑफ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, सैंपल की। अब एक बात बताओ कि जब हम लोग है ना सिंथेसिस करते हैं तो हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि जो भी कंपाउंड हमने बनाया है वो बहुत लार्ज अमाउंट में बन जाए। कई बार क्या होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में भी बनता है, ठीक है। अगर हमारे को उसका कोई यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है या कुछ अलग यूज़ है, बायोमेडिकल यूज़ है, तब तो हम उसको लार्ज अमाउंट में बनाने की कोशिश करें। पर अगर अभी फर्स्ट टाइम में जब हमने देखा तो हमारे पास कोई अननोन सैंपल बन गया है, तो पहले तो हम पता करें ना उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और वो किस किस काम आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं फिजिकल एनालिसिस करूँगी तो मुझे जो मेरा अमाउंट बना है 1 ग्राम 2 ग्राम उसी में काम चल जाएगा। बट अगर केमिकल एनालिसिस होगा तो मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ ना सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, लाइक लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, है ना, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर फिजिकल एनालिसिस में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, किसी भी सैंपल को एनालाइज करने में। जबकि इसमें क्या होता है, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। क्योंकि केमिकल एनालिसिस में देखो हम एक एक करके टेस्ट लगाते हैं तो हमें टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, एक्यूरेट, है ना, accurate results are obtained by this method, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हमें क्या मिलते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। मतलब हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगाते, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता चल जाती है कि हमारे को क्या क्या करना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगी कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक्यूरेट रिजल्ट हमें पता चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो नॉट एक्यूरेट, सही कीजिएगा भी इधर, नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन्ड होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, मतलब एग्जैक्टली एरर रहता है, हमेशा ही एरर होगा, ओके। और फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे को केमिकल जितने भी हमारी रिसर्च होती है उनमें ज़्यादा काम आता है, दैट इज लेस एक्सपेंसिव, ओके। जबकि यहाँ पर केमिकल एनालिसिस जो होता है वो होता है मोर एक्सपेंसिव का मतलब आपको पता है, यहाँ पर हमें फिजिकल एनालिसिस में लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़े बहुत पैसों में काम चल जाता है। यहाँ पर केमिकल में हमें जितने केमिकल टेस्ट लगाने हैं उतने सारे केमिकल चाहिए, और हर केमिकल बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ना जल्दी से हर केमिकल मिलता भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें मोर एक्सपेंसिव पड़ता है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, आपको समझ में आता होगा कि इन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द फिजिकल एनालिसिस इज बेस्ट, है ना, बहुत अच्छा मेथड होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल पढ़ेंगे फिजिकल एनालिसिस में, क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल, ये क्या है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केमिकल टेस्ट, ठीक है, केमिकल टेस्ट, ओके। तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ हम एक कंक्लूजन्स लिख लेते हैं, दैट व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट फिजिकल एनालिसिस, देखो हम हर जगह फिजिकल एनालिसिस, कुछ चीज़ें हो सकती है, वैसे फिजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा मेथड है, पर हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी फिजिकल टेस्ट करते हैं तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी हर जगह अवेलेबल होना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सस्ते आते हैं,
या हर जगह मिल जाते हैं, हर तरीके का स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं मिलता। तो हमारे पास में क्या कहते हैं कि केमिकल टेस्ट से भी कई बार हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो हम यहाँ नोट लिखेंगे, देखो। तो केमिकल टेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल टेस्ट है, पर ये होता है कि फिजिकल टेस्ट ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है एज कम्पेयर टू केमिकल टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर नोट लिखेंगे दैट द फिजिकल एनालिसिस is more prominent, yeah, it's more easier, ना, easier, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो फिजिकल एनालिसिस होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो फिजिकल एनालिसिस हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, और इट्स ऑन विच थ्योरी होना क्या, या विच थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो उनकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज थर्ड पॉइंट which is spectroscopy. And what is spectroscopy? देखो, it is a technique, it is a technique by which we can identify the molecular structure, functional group or all about the given sample, ठीक है। इट्स अ टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक टेक्निक है ना, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, और उस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन सैंपल होता है उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या होगा, मतलब उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो कंप्लीट एनालिसिस करते हैं या उसका आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आता है? अब व्हाट इज अबाउट मैम की अब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक टेक्निक है। तो देखो, यह हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड कोई इक्विपमेंट तैयार करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो किसी ना किसी थ्योरी पर बेस्ड होता है। समझ पाता है? मतलब कोई ना कोई थ्योरी उसके ऊपर काम करती होगी और उसी थ्योरी पर वो बेस्ड होगा। मतलब थ्योरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत, कोई भी एक सिद्धांत जो होगा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कौन सा सिद्धांत एप्लीकेबल है? मैं बोलती हूँ कि द स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, द स्पेक्ट्रोस्कोपी depends on depend on interaction of electromagnetic radiation with matter। ओके, यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन या बेस्ड ऑन, है ना, आप जो भी लिखना चाहें। द स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। तो यहाँ पर थ्योरी किस पर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ में कैसा इंटरैक्शन होता है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरैक्शन की, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमें समझना है और आप ये बहुत ही स्मॉलेस्ट क्लासेस से समझते हुए आ रहे हैं, पर हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टुडे इज आवर बेसिक लेक्चर, तो हम लोग बेसिक्स ही पढ़ेंगे। देखिएगा,
तो सबसे पहले है ना हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, EMR के बारे में, ठीक है। हमेशा मैं इसको EMR लिखूंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जैक्टली ये होती हैं, इट इज़ जनरेटेड बाय, है ना, ये कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कब जनरेट की जाती है, इट्स जनरेटेड, देखो हम ऐसे लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are produced by the motion of electrically charged particle, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल्स लिख लेते हैं आप लोग, है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करता है, ठीक है। कोई भी लाइक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम लोग, प्रोटॉन्स की बात करें, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है ना, चाहे वैक्यूम में चाहे मीडियम में, तो हमेशा क्या होगा कि वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेगा, ओके। देखो क्या होता है कि दीज वेव्स, है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम लोग, दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, ड्यू टू, बिकॉज, ऐसा लिख देते हैं हम, बिकॉज, क्यों बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों बोले जाते हैं, बिकॉज दे जनरेट electric and magnetic field, they generate electric and magnetic field, है ना, perpendicular, है ना, perpendicular to each other, perpendicular होते हैं दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, perpendicular to each other with respect to the propagation of light, ठीक है। लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, दैट इज वाई हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेडिएशंस, ठीक है। इसको देखो हम बना के देखते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस तरीके से, देखो अगर ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ओके। देखिएगा, तो हमने बोला कि अगर दिस इज द प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट, कोई भी पार्टिकल या लाइट का प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैं बोलती हूँ कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और देखेंगे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये मान लीजिए हमारे पास में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, ये थोड़ा सा कम चल रहा है, इसी से बनाती हूँ मैं, देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से क्या होगी, ये हमारे पास में इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड, इसको हम ऐसे करें तो होप आपको दिखाई दे, ये दिस इज, ओके, तो आपको देखेगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को EMR क्यों बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जब भी हम कोई भी पार्टिकल प्रोपोगेट करता है ना, वैक्यूम में, मीडियम में, तो जो प्रोपोगेट करता है या चलता है तब वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक 90 डिग्री के एंगल पर
होते हैं, ठीक है, दोनों के भी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो 90 डिग्री का एंगल जनरेट करते हैं। ओके, दिस इज आवर क्लास, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।